नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है भाई सेकंड वीडियो, ठीक है। ये सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स के लिए चल रही है और अभी माइक्रो के एम सी क्यूज़ चल रहे हैं। तो माइक्रो के 25 कर लिए थे। तो ये लास्ट एक रिविजन से इस मान लो कि इसमें क्वेश्चन बैंक की मतलब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे हम एम सी क्यूज़, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन ले रहा हूँ एक वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सीधे 27 से आते हैं, 25 तक हो गए थे। 26 वाले में चारों ऑप्शन ही सही है वैसे, तो इसे छोड़ देते हैं। 27 में आते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी सडनली शूट्स अप सेटिलस पेरिबस द डिमांड फॉर टी इज़ एक्सपेक्टेड टू, ये आप सभी को पता है भाई, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके सब्स्टिट्यूट, ठीक है। 28 पे आ जाते हैं, इन केस ऑफ गिवन गुड लाइक बाजरा अ फॉल इन इट्स प्राइस टेंड्स टू। तो गिवन का क्या होता है भाई, जब प्राइस कम होता है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डिमांड भी क्या कहते हैं इसकी, कम हो जाती है। तो रिड्यूस द डिमांड हो जाएगा। 29 क्रॉस डिमांड इज द चेंज इन द quantity demanded to a given commodity in response to the change in utility of other commodity, change in price। तो क्रॉस डिमांड किसके चेंज मतलब किसके रिस्पेक्ट में बताती है, आपका प्राइस के ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। तो क्रॉस डिमांड उस प्रकार से रिलेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो 30th पे आ जाता है, टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। तो आप सभी को पता है परसेंटेज चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी। तो वही 31 देखिए, व्हेन द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट। तो आप सभी को पता है उसमें क्या होता है, वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, हर जगह पे स्लोप जो है उसका वो 1 होता है। तो वो आपका आ जाएगा ए, ठीक है। ये सॉरी ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो आइए यहाँ पे आ जाता है। तो 32nd पे आ जाता है अब, इफ़ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड फॉल्स एज इट प्राइस राइजेस। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि आपका चेंज इन प्राइस ज़्यादा है आपके चेंज इन गुड्स से, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिकली। तो नीचे वाला ज़्यादा है तो और ऊपर वाला कम है, तो मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 1 से लेस होगा, ठीक है भाई। ये आ जाता है थर्ड, द मार्केट डिमांड इज। तो ये सभी सिग्मा होता है इंडिविजुअल डिमांड्स का, सबको क्लब कर दूँ तो आपका ये मार्केट डिमांड आ जाती है, ठीक है। अब आ जाता है आपका 34 पे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड्स आर रिजल्ट ऑफ। तो ये जब भी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी जो डिमांड की है, वो हमेशा प्राइस चेंज के उससे होती है। मतलब जैसे ही आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो देयर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। बाकी जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है बेसिकली। तो अभी मैंने बताया है क्या कहते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताई दिया। नेक्स्ट इस पे यह है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है भाई, एक्सटेंट बढ़ रही है बेसिकली, मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइसेस। तो ये हो गया इसका ऑप्शन है। 36 आ जाते हैं, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंडिकेट्स दैट एज इनकम फॉल्स द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी परचेज। तो इसमें आप सभी को पता है राइजेस हो जाता है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है नेगेटिव। तो भाई ये क्या बता रहा है, जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई जैसे इनकम आपकी बढ़ती है तो जो अमाउंट है कमोडिटी की जो आप परचेज करते हो वो गिर जाती है। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो जिस गुड की ये बात कर रहा है वो है आपके इन्फीरियर गुड। तो इसमें आपका केस जो दिया है वो दिया है कि इनकम फॉल हो रही है, तो इसमें उल्टा केस होगा, तो कमोडिटी जो इन्फीरियर गुड की डिमांड है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। तो 37 देखते हैं, गिवन गुड्स आर दोज गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज। तो सबसे पहली बात इसका इनकम से रिलेशन होता है गिवन का, ठीक है। और इसमें लिखा हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी नेगेटिव होती है तो ये भी नहीं है। विच आर वेरी शॉर्ट इन सप्लाई, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ तक मेरा वो है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 38 पे आ जाते हैं, इन मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आपको प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बताती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब आपके प्राइस है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, और क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज पे क्या इफेक्ट दे रहा है वो मतलब क्वांटिटी बेसिकली प्राइस पे डिपेंडेंट हो गया। तो इसका आंसर आपका आ गया बी। 39 पे आ जाते हैं, द डिमांड फॉर पेपर इज लाइकली टू हैव लोअर प्राइस इलास्टिसिटी बिकॉज। तो 39 पे आते हैं, 39 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसका बाकी मैं भी करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को 2-3 ऑप्शन सही लग रहे हैं और लास्ट में ये वाला दिया हुआ है
बट ये कोई सेंस मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट पेपर का होते हैं, मतलब मिर्च या फ्लेवरिंग या सीजनिंग के लिए कुछ हो, तो इसे एक तरीके के लिए होल्ड पे रख देते हैं अभी के लिए। तो 40 पे आ जाते हैं। कंसिडर डिमांड फंक्शन विच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग बोथ एक्सेस, इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन वुड बी। तो ये मिड पॉइंट मेथड वाला है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको ये पता ही है, ऐसे ग्राफ होता है, बीच का पॉइंट जो होता है यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो 1 होती है। इसने यही पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा B1। और यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, ग्रेटर देन होती है, और यहाँ पे आपकी लेस देन 1 होती है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो 41 में भाई टोटल आउटले मेथड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका ये लिखा हुआ है कि टोटल आउटले कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपकी यूनिट इलास्टिसिटी सेम है। दैट मीन्स कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, जिसके कारणवश आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू है वो आपका सेम रह रहा है, ठीक है। तो 41 का हो गया आपका सी। ये आ गया भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होती है, जब आपका कोई भी डिमांड में चेंज नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 आ जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड। ये आप सभी को पता है, अगर ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका क्या होता है, तो आपका सब्सटीट्यूट होता है, लेस देन 1 होती है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, और अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप बेसिकली नॉन रिलेटेड होता है फिर वो, ठीक है। तो 44 आ जाओ। वन कॉमन डेफिनेशन ऑफ लग्जरी गुड इज़ गुड विद एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है इसकी इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो इसका आंसर हो गया आपका 44 का ए। 45 पे आ जाते हैं भाई, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ये आप ऑप्शन में से भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये देख लो 10% चेंज प्राइस है और डिमांड भी 10% चेंज हो रही है, तो ये तो इसके साथ ही होगा आपका ई इक्वल टू 1 के साथ। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक एलिमिनेट करना है, 2 का देख लो, या तो 2 पे कौन सा है, प्राइस चेंज 10% का है, डिमांड चेंज 5% का है, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये होगा ई लेस देन 1 का। तो ये आपका सेकेंड केस बन जाता है, और ऐसे एलिमिनेट करके आप जल्दी से ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 हो गया। 46 पे आ जाता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का इम्प्लाइज दैट एज प्राइस फॉल द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताओ भाई क्या होगा। तो इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। 47 पे आते हैं, इन द लॉन्गर पीरियड परमिटिंग एडजस्टमेंट डिमांड इज लाइकली टू बी। तो आपने फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, एक टाइम पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी लो होती है, और पर लॉन्ग पीरियड के आपकी इलास्टिसिटी हाई होती है, तो लॉन्ग रन में आपका ये इलास्टिक होगा। 48 पे आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द यूनिट इज इक्वल टू यूनिटी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज। तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर वाले मेथड्स है। इसका मतलब क्या है भाई, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मतलब यह इन्वर्स कर लो, ठीक है। तो इससे आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका इलास्टिसिटी जो है आपकी 1 है। और ये आपका कब होने वाला है, जब आपका जो एम आर है वो ज़ीरो हो, क्योंकि आपका हर उस पर जो टी आर आएगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रहेगा तो मतलब जो बेसिकली चेंज होगा वो तो आपका ज़ीरो ही रहेगा। तो इसलिए जो आपका एम आर है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, और मार्जिनल बताता ही क्या है, वो चेंज ही बताता है हर यूनिट पे। चलिए आइए, 2 क्वेश्चन और रह गए, बस ये और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 49 आ जाता है, डिमांड कर्व विच टेक्स a form of horizontal line parallel to quantity axis illustrate the elasticity which is, ये आप सभी को बताया, ये इन्फिनिटी होता है, और अगर आपका जीरो होती है तो ऐसे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है प्राइस एक्सिस के पैरेलल। तो 50th का आंसर क्या हो जाएगा कि भाई किस पे यूनिफॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती हर पॉइंट पे। तो जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी हर पॉइंट पे क्या कहते हैं अलग होती है। हायर प्राइस लेवल ये देखो स्टीप होगा, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा इनइलास्टिक होगा, और ये वाला पार्ट जो नीचे आ जाता है ये हल्का सा फ्लैट ले लोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सी। सो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर्स आया था, मन लगाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी।